चलो स्टार्ट करते हैं आज का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जी हाँ, मैं 1 से लेकर 10 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बात हमेशा रिपीट करूंगा, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि 1 से लेकर जो 10 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर by far the most important cost accounting standards which are there in our syllabus, both from a theoretical perspective and practical perspective। इन cost accounting standards में से क्वेश्चन आना बहुत 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 लाजमी है। So this cost accounting standards is referred to as the राक्षस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसे बोलते हैं भाई डीमन या राक्षस है ये। और हाँ, बोलते नहीं है, मतलब ऐसा मत करना एग्जाम में लिखा हो कि अरे ये तो राक्षस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मैं और तुम हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 राक्षस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। याद करने में भी आसान रहता है अगर हम ऐसा न्यूमोनिक बना लें, तो आपको नाम और भाई कैस के नंबर्स याद रहेंगे बहुत अच्छे से। तो ये राक्षस कॉस्ट अकाउंटिंग। सर क्यों सर, ऐसा क्यों सर, आप इस बेचारे भोले वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ऐसा गंदा सा आपने नाम दे दिया? पिछला दिया था भूत, अब दे दिया राक्षस हैं, क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों आपने इसको राक्षस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम दिया? अब सुनना, क्यों इसको मैंने राक्षस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम दिया और क्यों ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतना 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, जहां पर घर के कुछ लोग, दादा चाची बुआ फूफी ताऊ ताई, सब मिलके इन्होंने कंपनी बनाई है, ठीक है भाई, और वो कंपनी रन कर रहे हैं, ठीक है सर। ऐसी सिचुएशन में मान लो आप कॉस्ट ऑडिटर उस कंपनी के, आप गए कॉस्ट ऑडिट करने उस कंपनी का, और आपने उस कंपनी से बोला कि भाई आपके तो कॉस्ट अकाउंट्स में प्रॉब्लम है। आपने उस कंपनी को बताया कि आपके कॉस्ट अकाउंट्स में ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको क्वालिफिकेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके कॉस्ट अकाउंट्स में क्वालिफिकेशन मिलनी चाहिए। तो मान लो क्वालिफिकेशन दे दी उसने कि, मान लो उसने कहा कैपेसिटी डिटर्मिनेशन जो आपने निकाला है वो नॉर्मल कैपेसिटी को ठीक से निकाला, कंप्यूटेशन एरर है, ठीक है। मान लो उसने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन दे दी, ठीक है सर। अब देखो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, घर घर के लोग हैं जो इस कंपनी के ओनर्स हैं, मेंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी छोटी सी मिस्टेक है कि मिनिस्ट्री इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। ये मतलब उम्मीद करना कि मिनिस्ट्री आएगी कहेगी और कैपेसिटी डिटर्मिनेशन तुमने ढंग से क्यों नहीं डिस्क्लोज किया, ठीक है। प्रॉब्लम होनी चाहिए थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, तो घर घर के लोग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अगर क्वालिफिकेशन आ भी गई तो जो ओनर होगा ना बिजनेस का, होगा हाँ ठीक है डाल लो, जो क्वालिफिकेशन डालनी है डाल लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे तो सारे घर वाले हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल लिटरेट ही नहीं है, वो उन्हें पता ही नहीं कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंट्स क्या होता है, तुम डाल लो, जो तुम्हें क्वालिफिकेशन देनी है दे दो। तो क्वालिफिकेशन के रिस्पेक्ट में जो कंपनीज भाई पब्लिकली एक्टिव होती हैं, मतलब उनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो पब्लिक होते हैं, या फिर उन्होंने लोन लिया होता है बहुत सारा बैंकों से, या फिर उनके भाई इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, या उन्होंने डिपॉजिट लिया होता है पब्लिक, वो तो बड़े कॉन्शियस रहते हैं। बट उनके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं ना, वो इतनी कॉन्शियस नहीं रहती। अगर क्वालिफिकेशन आप उनके ऑडिट रिपोर्ट में दे भी दो तो दे आर प्रिटी मच ठीक है, चलेगा, चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, है ना, ऐसा वाला एटीट्यूड होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में। क्यों? क्योंकि जेब से कुछ नहीं जा रहा। अगर क्वालिफिकेशन दे भी दी तो जेब से कुछ नहीं जा रहा, और जब जेब से कुछ नहीं जा रहा तो की फर्क पहनता है, देने दो, कागजों में जो लिखा है लिखने दो। इस तरह का एटीट्यूड कई बार कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में आ जाता है भाई बिजनेसमैन का। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फर्ज है जहां जहां क्वालिफिकेशन है वहां वहां क्वालिफिकेशन दो, और जहां जहां क्वालिफिकेशन हमें देनी है बनती है हम देंगे, चाहे मैनेजमेंट को फर्क पड़े चाहे ना मरे, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माने उस बात को ना माने, चाहे उनको भाई एक भी रुपए का फर्क ना पड़े। हाँ ठीक है, जेब से जब पैसा जाता है ना बिजनेसमैन के, तब वो ज़्यादा सतर्क होता है, लेकिन अगर अब वो सतर्क नहीं भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे भी। एज अ गुड कॉस्ट ऑडिटर हम लोग अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करेंगे। अगर हमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई झोल मिला, किसी भी तरह का भी कोई ऊपर नीचे मिला, हम तो क्वालिफाई करेंगे। ठीक है सर, वो आपका फर्ज है, आपको करना भी चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, एक ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें कि अगर आपने क्वालिफिकेशन दी तो ना केवल वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में एज अ क्वालिफिकेशन आएगी, बल्कि बिजनेसमैन को अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी उसकी वजह से। जी हां, बिजनेसमैन का फाइनेंशियल लॉस होगा, बिजनेसमैन के पैसे जाएंगे, पैसे गंवाएगा बिजनेसमैन, अगर किसी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपने क्वालिफिकेशन दे दी। तो अगर मैं ऐसा कहूं तो आप क्या कहोगे? क्या एक नॉर्मल छोटा सा बिजनेसमैन भी उस वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेकर बड़ा केयरफुल रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां बात सिर्फ क्वालिफिकेशन की नहीं है,
यहां पर तो डायरेक्ट बात है भाई, क्वालिफिकेशन आई उस वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में बिजनेसमैन की जेब ढीली हुई, बिजनेसमैन की जेब से पैसा गया, और जैसे ही होगा बिजनेसमैन एकदम सतर्क हो जाएगा उस वाले पर्टिकुलर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेके कि भाई, और किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड हमको क्वालिफिकेशन फिर भी एक बार को मंजूर है, लेकिन इस वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहां जैसे क्वालिफिकेशन आएगी वैसे हमारी जेब से पैसा जाएगा। वो कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? वो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, और इसीलिए मैंने इसका नाम दिया राक्षस कैस। राक्षसों का क्या भाई फीचर होता है, एक स्पेशल फीचर क्या होता है राक्षसों का? राक्षसों का भाई स्पेशल फीचर होता है, उनके देखो ये दांत होते हैं, ठीक है, और वो खून पीते हैं, किसी के भी बॉडी के अंदर से खून पीते हैं, लंबे वाले दांत होते हैं और किसी की भी बॉडी से खून पीते हैं। आपने देखा होगा ना, ट्वाइलाइट करके मूवी आई थी, या फिर आपने देखा होगा कि जो डीमंस होते हैं वो भी खून पीते हैं दांतों से, है ना। तो मनी बिजनेस के लिए भी खून की तरह है, बिजनेस चलता है जैसे हमारी बॉडी कैसे चलती है, खून से चलती है, खून ही हमारी बॉडी में सारे के सारे इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स को सप्लाई करता है ताकि सारे पार्ट्स एक्टिवेटेड रहें। ऐसे मनी एक बिजनेस में सारे सारा बिजनेस के ऑपरेशंस एक्टिवेटेड रहें, सारे बिजनेस के पार्ट्स एक्टिवेटेड रहें, तो सारे बिजनेस में भाई एनर्जी का संचार करता है क्या? खून, ठीक है। सो खून हमारी बॉडी में जैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, ऐसे मनी हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे राक्षस एक बॉडी में से खून चूसता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बिजनेस में से मनी चूसता है, एक बिजनेस का मनी खींच लेता है, एक बिजनेस का मनी सक कर लेता है सारा का सारा, इसलिए इसका नाम है राक्षस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्वालिफिकेशन आई तो भाई साहब बचोगे नहीं, आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, आपका कैश जाएगा, आपका कैश आउटफ्लो होगा, आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी अगर इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपने क्वालिफिकेशन दी तो। यह है खास बात इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तभी इसको नाम दिया गया है राक्षस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर कैसे? सर हम उत्सुक हैं जानने के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डायरेक्ट पैसे जाते हैं बिजनेसमैन के? सर हम तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में अपना क्वालिफिकेशन लिख देंगे कि भाई ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं है। सर इससे पैसे कैसे गंवाएगा बिजनेसमैन? जरा ये समझा दो। आओ समझाता हूं, इससे पैसे कैसे गंवाएगा बिजनेसमैन। आप लोगों के ग्रुप 4 में ही एक सब्जेक्ट है आईडीटी, ठीक है सर, ठीक है सर। आईडीटी में आपने एक चैप्टर करा होगा वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, उसमें रूल 27, 28, 29, 30 ये रूल्स हैं वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के, कि भाई हमारा जो सप्लाई है ना वो कैसे वैल्यू होना चाहिए सीजीएसटी के तहत, ठीक है। ये हैं कुछ रूल्स, और ये जो रूल्स हैं इसमें से जो लास्ट के 2 रूल्स हैं, तो पहले तो आपको जीएसटी बोलेगा चलो इस रूल के तहत अपनी वैल्यू निकाल लो, इस रूल के तहत अपनी वैल्यू निकाल लो, इस रूल के तहत अपनी वैल्यू निकाल लो। अगर आप कहोगे नहीं ये तीनों रूल्स के तहत मैं अपनी वैल्यू नहीं निकाल सकता, मैं असमर्थ हूं इन तीनों रूल्स के तहत अपनी वैल्यू निकालने में, तो फिर आपको भाई जीएसटी कहेगा कि आप ठीक है, फिर रेजिडुअरी ये 2 हमारे सेक्शंस हैं, ये 2 रूल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यू निकाल लो अपने गुड्स की, जिसके बेसिस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और समझना ये जो रूल्स हैं, जो रेजिडुअरी रूल्स हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, आओ तुम्हें पहले टेक्स्ट ही पढ़ा देता हूं, देखना जरा। रूल 30 की बात हो रही है, ये क्या कहता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट, वेयर द वैल्यू ऑफ अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज नॉट डिटरमाइनेबल बाय एनी ऑफ द प्रीसीडिंग रूल्स ऑफ दिस चैप्टर, द वैल्यू शैल बी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ और द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स और द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज। तो ये रूल कहता है भाई अगर आप प्रीवियस किसी भी रूल्स से अपनी वैल्यू निकालने में असमर्थ हो, अपनी वैल्यू निकालने में आप इनकेपेबल हो, तो आप क्या करोगे? रेजिडुअरी रूल है, आप जो भी आपकी कॉस्ट होगी ना, उस वाले प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट उसमें 110% ऐड कर दोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड्स है ये कहां से निकल के आएगा? दोस्तों ये निकल के आएगा हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 से, ये निकल के आएगा हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के। नाम पढ़ना क्या नाम है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन और सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कॉस्ट निकल के आएगा, ठीक है। उस पर आप 110% की लोडिंग करोगे, प्रॉफिट मार्जिन अज्यूम्ड प्रॉफिट मार्जिन होता है ये, उस पर आप प्रॉफिट मार्जिन की लोडिंग करोगे और वो होगा आपका वैल्यू विच विल बी एलिजिबल टू जीएसटी। अब बताओ जरा, अगर ये कॉस्ट बढ़ी तो आपका जीएसटी का
पेमेंट बढ़ जाएगा, अगर ये कॉस्ट कम हुई तो आपका जीएसटी का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो अगर मैं कॉस्ट ऑडिटर हूं किसी भी कंपनी का, तो मैं स्पेशली ये वाला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ध्यान से देखूंगा और देखूंगा क्या कंपनी पे रूल 30 एप्लीकेबल हो रहा है क्या भाई। अगर कंपनी पे रूल 30 एप्लीकेबल हो रहा है तो मैं इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डायरेक्ट एप्लीकेशन करूंगा और जो कॉस्ट है उसे बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, और अगर बिजनेसमैन ने कम दिखाया होगा उसे बढ़ा दूंगा, और जीएसटी की लायबिलिटी डायरेक्ट इंपैक्ट होगी भाई। जीएसटी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, पेनल्टीज लगेंगी वो अलग। तो बिजनेसमैन किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से छेड़छाड़ करनी मंजूर कर सकता है, इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बिजनेसमैन छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बिजनेसमैन बहुत सीरियसली लेता है। बिजनेसमैन को एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डायरेक्ट फाइनेंशियल हिट देता है, तो बिजनेसमैन को एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पड़ता है। And that is the reason why this cost accounting standard is named as the Rakshas या demon cost accounting standard. Name of the cost accounting standard is कैसे निकालते हैं भाई cost of production, cost of acquisition और supply of goods और provision of services। इसको कैसे कंप्यूट करते हैं? सर हमने कॉस्ट शीट में पढ़ा हुआ है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकल के आता है भाई? फिर वही बात कर रहे हो तो ठीक है, मैं मानता हूँ कॉस्ट शीट में पढ़ा है और बेसिक्स वो ही रहेंगे, लेकिन यहां पर हम कुछ माइन्यूट डिटेल्स इस तरह की पढ़ेंगे जो शायद तुमने कॉस्ट शीट बनाते हुए भी ना पढ़ी हो। बेसिक वही रहेगा, लेकिन यहां तुम्हें एक प्रॉपर लॉ मिल रहा है जिसके तहत तुम्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के लाना है, तो इसको फॉलो करना मैंडेटरी है भाई। ठीक है, हम माइन्यूट चीजों में जाएंगे, आओ देखते हैं कैसे हम माइन्यूट से माइन्यूट चीजें में जाएंगे इस वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू। सो हैज शार्प कैनाइन टीथ, कैनाइन टीथ होते हैं भाई डीमन के। सक्स ब्लड आउट ऑफ बॉडी टू डेथ, किसी आदमी को मार भी सकता है। सिमिलरली कैश फोर सक्स मनी आउट ऑफ द बिजनेस, कैश फोर जो है वो मनी एक्सट्रैक्ट करता है आउट ऑफ द बिजनेस। चलो भाई, The CAS 4 deals with determination of cost of production or acquisition or supply of goods or provision of services or both। तो CAS 4 का क्या इंट्रोडक्शन है भाई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब भी आपको निकालनी होती है अपने गुड्स की या सर्विसेज की तो आप CAS 4 का सहारा लेते हो। The standard deals with principles and methods of classification, measurement and assignment of determination of cost of production or acquisition or supply of goods or provision of services as required under the provision of GST Act or rules. As per section 15(1) of the CGST Act, where the supplier and recipient of the supply are not related, the price is sole consideration for the supply of value of goods shall be the transaction value। ठीक है, तो सेक्शन 15 कहता है भाई जहां पर आप नॉट रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हो और प्राइस ही सोल कंसिडरेशन होता है आपकी सप्लाई का, वहां पर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लेते हो जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू है। ये सेक्शन 15(1) कहता है। रूल 27, 28, 29 of CGST rules provide for methodologies for determination of value supply under certain situation। अब जो 27, 28, 29 रूल हैं वो आपको कुछ सिचुएशंस के तहत वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है वो बताते हैं भाई। जैसे जो 27 है वो बताता है जब कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी हो तो कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मुझे ना यहाँ पर आईडीटी के अंदर नहीं घुसना, मुझे बस बैकग्राउंड की तरह मैं आईडीटी आपको बता रहा हूँ। हमें एग्जाम में आईडीटी नहीं पूछा जाएगा, मैं तो सिर्फ बैकग्राउंड के लिए पैराग्राफ मैंने डाले हैं कि हाँ भाई हाँ ये होता है आईडीटी में। ठीक है, इन केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइनेबल, ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे लिए। आईडीटी कहता है, इनकम टैक्स जीएसटी लॉ कहता है कि अगर सप्लाई का वैल्यू नॉट डिटरमाइनेबल है बाय रूल 27, 28 एंड 29, देन द सेम शैल बी डिटरमाइंड बाय एप्लीकेशन ऑफ रूल 30 और रूल 31। ये रेजिडुअरी रूल्स हैं। अगर हमारे रूल 27, 28, 29 हमारे फेवर में नहीं है, हमारा काम नहीं कर रहे, तो हम रूल 30 और 31 की शरण में जाएंगे। एज पर रूल 30 द वैल्यू शैल बी 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। रूल 30 इज रिप्रोड्यूस बिलो। अभी हमने रूल 30 पढ़ा। ठीक है, तो रूल 30 कहता है अगर आप 27, 28, 29 रूल में नहीं फॉल करते, आप उसके अकॉर्डिंग भाई अपनी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो ठीक है आप रूल 30 की तरह करो, आप कॉस्ट निकालो अपनी, उस पर 10% की प्रॉफिट की लोडिंग करो, वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा, उस पर जीएसटी पे करो। ठीक है, फॉर योर नॉलेज दिस कैश विल हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन जीएसटी लायबिलिटी। अरे भाई इस कैश का क्या रेलेवेंस है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट कैश है और क्यों इस कैश का डायरेक्ट बिजनेसमैन को हिट आता है, फाइनेंशियल हिट उसकी जेब पे हिट आता है भाई डायरेक्ट। क्यों डायरेक्ट बिजनेसमैन की जेब पे हिट आता है? क्योंकि जीएसटी लायबिलिटी ऊपर या नीचे होती है इस वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से। विल हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मेनी कंपनीज एंड दस द कैश फ्लोज ऑफ द बिजनेस विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस कैश। इस कैश से डायरेक्ट बिजनेसमैन का भाई चपत लगेगी बड़ी मोटी, करोड़ 2 करोड़ रुपए जीएसटी लायबिलिटी बन सकती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट बन सकता है, उसके बाद पेनल्टी बन सकती है। तो ये डायरेक्ट कैश फ्लो को हिट करेगा किसी भी बिजनेसमैन के। कैश और मनी इज ट्रीटेड एज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो जो कैश है ना वो बिजनेस के लिए ब्लड के समान है। Therefore, the author has named this cash as demon cash, since it also sucks blood, and this cash also sucks blood, aka cash, from the business in terms of tax liability.
तो जैसे डीमन ब्लड सक करता है किसी की बॉडी से, वैसे ये वाला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भाई ब्लड सक करता है बिजनेस के अंदर से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड, अगेन भाई ये कॉमन रहेगा, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एज रिक्वायर्ड इन द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट और रूल्स। तो जीएसटी एक्ट और रूल्स में जो भाई कॉस्ट निकालना है वो इस वाले कॉस्ट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से निकलता है। दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स विच रिक्वायर क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, रिलेटेड कॉस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉलोइंग अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट एंड रूल्स। तो जीएसटी एक्ट एंड रूल्स में ये सब चीज़ें जब आपको निकालनी होती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड्स ट्रेडिंग कंसर्न में, कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जब आप सप्लायर हो किसी भी गुड के, भाई आप चाहो तो ये रूल 27, 28, 29 पढ़ सकते हो भाई, जो जीएसटी का रूल है ना, मैंने इधर एज इट इज लिखा है, हालांकि हमारे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, जीएसटी का पेपर नहीं है तो ये नहीं पूछा जाएगा। Determination of cost of provision of services and determination of value of supply of goods and services as per open market value or as per the goods and services of like kind and quality। तो जहाँ पर भी ओपन मार्केट वैल्यू का हिसाब से आपको डिटर्मिनेशन करना है या सिमिलर गुड्स का भाई कॉस्ट कैसे निकल के आएगा वो डिटरमाइन करना है, तो उसमें भी भाई ये वाला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मददगार साबित हो सकता है। नाउ डेफिनेशंस, कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहली जो हमारे मटेरियल में कॉस्ट आती है वो कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही होती है। भाई हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, उससे एक्वायर करते हैं और उसे फिर हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहली चीज जो आती है वो कॉस्ट ऑफ परचेज या एक्विजिशन ही होता है। ठीक है, so it is the cost of purchase or acquisition of goods comprise of the following। नंबर 1 द परचेज प्राइस, जो उसका परचेज प्राइस है भाई गुड का, जिस प्राइस पे गुड परचेज हो रहा है वो हमारा सबसे पहला परचेज प्राइस है। सो कॉस्ट ऑफ परचेज और एक्विजिशन इज द परचेज प्राइस। सेकंड इज द इंपोर्ट ड्यूटीज एंड अदर टैक्सेस, तो जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं और अदर टैक्सेस हैं भाई जो रेलिवेंट इस पे अप्लाई होंगे, इस पे ड्यूटीज टैक्सेस जो भी अप्लाई होंगे वो सब हम इस पे लोडिंग करेंगे, ठीक है। नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट एंड टैक्सेस, और ध्यान रहे कैश डिस्काउंट को माइनस नहीं करते कभी भी, नॉट रिड्यूस्ड, कैश डिस्काउंट इज नेवर रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इंपोर्ट ड्यूटीज को हम ऐड कर देंगे, जो भी अगर ड्यूटीज मान लो इंपोर्टेड गुड है, इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, कोई भी और टैक्स लगा है जो रिफंडेबल नहीं है उसको हम ऐड कर देंगे। ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग स्टोरेज, इसको हम ऐड कर देंगे। अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और भी कोई कॉस्ट है जो हमारे गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने में डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो रही है, हम उसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे भाई। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके बनेंगी हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज और एक्विजिशन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम निकाल रहे हैं, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी भाई? कंसिस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, जो भी भाई आपने मटेरियल कंज्यूम किया है, जो भी डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज हैं वो सब आप ऐड कर लोगे टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। तो मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क्स ओवरहेड, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, तो भाई ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लोगे अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्यूट कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कंप्यूट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भाई? मटेरियल कंज्यूम्ड ऐड होता है, वेजेस, सैलरी, जो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट है वो ऐड होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, वर्क्स ओवरहेड ऐड होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऐड होता है, पैकिंग मटेरियल ऐड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, देखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है सिर्फ वो ऐड होगा, ठीक है। एडमिन ओवरहेड जनरली ऐड नहीं होगा, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वही वाला ऐड होगा। ये प्रिंसिपल हम शुरू से अपने करते आ रहे हैं, जहाँ पर हमने कैस 1 में भी देखा था भाई कि ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू फैसिलिटी ऑफ प्रोडक्शन या फैक्ट्री इज टू बी कंसिडर्ड ओवर हियर। फिर नेक्स्ट है भाई कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। हम अपनी सर्विसेज को कैसे भाई रेंडर करते हैं, जब हम सर्विसेज अपने रेंडर करते हैं तब उसकी कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सर्विस देते हुए कोई मटेरियल कंज्यूम हुआ, फिर एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्वालिटी कंट्रोल, वो सिमिलर चीज़ें हैं भाई रिलेटेड टू प्रोविजन, जो ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव हो रहा है, सिमिलर चीज़ें हैं जो हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी डेफिनेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। आओ अब इसका ऑपरेटिव पार्ट शुरू करते हैं कैश का। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लो यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी वाले टेबल से पूछा जाता है, ठीक है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल चीज़ें तो ही हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो अब हम स्टार्ट करें प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपना निकालो, ठीक है,
तो देखो जो ऑब्वियस चीज़ें वो तो ऐड होंगी होंगी, मटेरियल, लेबर, जो अभी हमने लिस्ट पढ़ी, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होंगी होंगी, इनके अलावा और कुछ ऐड नहीं होगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हुए कुछ पिक्यूलियर चीज़ों का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये वाला टेबल हमको बताएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट ऑल्सो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी देखते हैं भाई एक एक करके कौन सी पिक्यूलियर चीज़ें हैं जिसको ये रेफर करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फॉर ईच टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेटली। अब एक चीज़ ब्रैकेट ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई भाई, देखना ब्रैकेट ने क्या चीज़ बताई। ब्रैकेट ने बताया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है वो हर गुड का और हर सर्विस का सेपरेटली निकालना है, खिचड़ी नहीं बनानी। आप दो प्रोडक्ट बना रहे हो, दोनों का आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इकट्ठे निकाल लिया, नॉट पॉसिबल भाई। अगर दो प्रोडक्ट बना रहे हो तो दोनों का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अलग अलग निकल के आएगा, इकट्ठे नहीं निकाल सकते आप, तो दोनों का आपको अलग अलग निकाल के लाना है, ठीक है। सो फॉर ईच टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज सेपरेटली निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या डालने हैं भाई, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, यूटिलिटी, डायरेक्ट एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एटसेट्रा। एटसेट्रा क्यों डाला, क्योंकि अभी डेफिनेशन में आपने सारे के सारे लिस्ट पढ़ी है, वही लिस्ट यहाँ पर एज इट इज आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकल के आएगा, इन सब चीज़ों को ऐड कर दो, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ गया, ठीक है सर। ये तो जेनरिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब आओ आगे चलते हैं। अब देखते हैं कुछ ट्रीटमेंट कुछ पिक्यूलियर चीजों का, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं स्क्रैप या डिफेक्टिव आइटम का क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। स्क्रैप या डिफेक्टिव आइटम का क्या ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले हम वो चीज देखते हैं। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जो स्क्रैप होता है ना हमारा, उसके भाई तीन यूजेस होते हैं। उस स्क्रैप को हम तीन तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रैप मतलब वेस्टेज जो आपकी निकलती है। कोई भी काम कर लो, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहां वेस्टेज नहीं होती, थोड़ा बहुत वेस्टेज हर काम में होती है। इवन जो मेरा काम है भाई, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कई कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग करते वक्त वॉल्यूम गायब हो जाती है, वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं होती, मेरा वो 1 घंटा वेस्ट हो जाता है जिसमें मैंने पूरा रिकॉर्डिंग करी और वॉल्यूम ही नहीं थी, मुझे री रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। कई बार ये होता है कि भाई जब स्टूडियो में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा, कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा, आधा पौना घंटा हमें उसे ठीक करने में लग गया, तो टाइम वेस्ट हो गया। तो वेस्टेज जो है वो हर बिजनेस का एक एसेंशियल एलिमेंट है और वेस्टेज तो होता ही होता है। स्क्रैप, वेस्टेज, कुछ भी बोल लो, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल बिजनेस के लिए भाई एक एलिमेंट है, एक चीज़ है जो होती होती है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, सर जो स्क्रैप की वजह से लॉस हुआ, क्योंकि स्क्रैप इज काइंड ऑफ अ लॉस, है ना, सर जो स्क्रैप की वजह से लॉस हुआ उसका ट्रीटमेंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम डिस्प्ले कैसे करते हैं, डिस्क्लोज कैसे करते हैं, वो अब देखने की बात है, ठीक है सर। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो स्क्रैप या वेस्टेज या डिफेक्टिव, इसको किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं, ठीक है। नंबर वन स्क्रैप का जो भाई यूसेज होता है रिजेक्ट। रिजेक्ट का क्या मतलब है, रिजेक्ट का मतलब है फेंक दो, डिस्कार्ड कर दो। रिजेक्ट का मतलब है डिस्कार्ड कर देना, मतलब कूड़े में फेंकना है ये, ठीक है। इस वेस्ट का कुछ नहीं हो सकता, ना ये रीयूज हो सकता, ना ये बिक सकता मार्केट में, ये वेस्ट है, इट्स अ लॉस्ट। जैसे मैंने 2 किलो मटेरियल इनपुट की तरह डाला, जो बाहर निकला वो निकला 1 किलो 80 ग्राम, ठीक है, 800 ग्राम, सॉरी 1 किलो 800 ग्राम निकला जो बाहर निकला, 200 ग्राम वेस्ट हो गया, ये तो ज़मीन पे फैल गया या मशीन के अंदर चिपक गया, दीवारों पे चिपक गया। जैसे एक आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ भाई, चक्की होती है, चक्की जिसमें ना आटा पिसता है, वो मैं घर वाली चक्की की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी बड़ी चक्कियों की बात कर रहा हूँ, जो चक्कियाँ भाई बड़े बड़े भाई गोडाउन्स में लगी होती है। उसमें क्या होता है, बहुत बड़ी चक्की होती है और उसमें से एक पाइप होता है बहुत बड़ा, जो ऊपर से नीचे तक आता है, जहाँ से जो पिसा हुआ आटा होता है वो नीचे गिरता रहता है, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में ना एक बहुत बड़ा एलिमेंट आटे का हवा में उड़ के इधर उधर तितर बितर होके या पाइप में चिपक के वेस्ट हो जाता है, वो वेस्ट है। अगर ज़मीन पे गिरा वेस्ट है, हवा में उड़ गया वेस्ट है, आटा इतना बारीक होता है ना, तो ये वेस्ट है, इसका ना रीयूज हो सकता, ना इसे तुम बेच सकते, इसका कुछ भी नहीं कर सकते, दिस इज अ वेस्ट, ये आपको फेंकना ही पड़ेगा। सवाल ये उठता है, सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला ये है वेस्ट की सबसे पहली जो भाई वेस्ट आपका निकलता है वो इस तरह का हो सकता है कि वो स्क्रैप है, वो भाई रिजेक्ट है, वो मतलब डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा, इसका और कोई चारा नहीं है। दूसरा जो आप भाई स्क्रैप के साथ कर सकते हो, अगर आपका उस टाइप का स्क्रैप है, तो वो है सेल। आप उसको सेल कर दो मार्केट में, है ना, जो स्क्रैप निकला सेल कर दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भाई, स्टील इंडस्ट्री होती है, बड़ी बड़ी शीटें होती हैं रेक्टेंगल, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी शीटें हैं स्टील की रेक्टेंगल, ठीक है। इन स्टील से सपोज बिजनेसमैन को बनाना है प्लेट या कटोरी जो राउंड शेप की है, तो क्या करेगा, सांचा बनाएगा और ऐसे राउंड 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 कटिंग करता चलेगा आसपास आसपास आसपास, ठीक है। प्लेट बन रही है, कटोरी बन रही है, कुछ भी बन रही है, राउंड बन रही है,
ठीक है, ये उसने कटिंग करनी शुरू कर दी जो हमारी स्टील की शीट है उसमें से। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये बीच पीछे जो कॉर्नर्स बचे ये सब वेस्ट है, ठीक है, ये स्क्रैप है, ये जो बीच में जगह बच रही है ये सारी स्क्रैप है, ठीक है, ये निकल के आएगी। अब सवाल उठता है सर क्या इसे कूड़े में फेंक दें? नहीं सर नहीं, ये कूड़े में नहीं फेंकेगा। ये तो स्क्रैप ऐसा स्क्रैप है जिसको गला के आप वापस कुछ भी बना सकते हो। दिस इज अ यूजफुल स्क्रैप। इसको आप सेल करोगे, इसको भैया आप बाहर बेच दोगे कि भाई कोई भी पर्सन है, क्योंकि आप तो शीटें खरीदते हो, ठीक है, आप इसे बाहर बेच दोगे। आप क्या करोगे? इसे बेच दोगे, है ना। तो जब आप इसे बेच दोगे तो फिर ये जो भाई स्क्रैप है इसका क्या यूज होगा? सेल। तो दूसरा जो स्क्रैप का यूज हो सकता है वो हो सकता है आप इसे बेच रहे हो, आप इसे सेल कर रहे हो, तो सेकंड यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रैप कैन बी यू कैन सेल इट, ठीक है। एंड तीसरा जो यूज हो सकता है, तीसरा यूज क्या हो सकता है स्क्रैप का? रीप्रोसेस। आप स्क्रैप को रीप्रोसेस कर दो, आप स्क्रैप को भाई दोबारा अपने ही बिजनेस में रीयूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप शीटें खरीदते नहीं हो, खुद बनाते हो, ठीक है। आपका बिजनेस क्या है? आप शीट खुद स्टील गला के खुद बनाते हो, आप स्टील अपने यहाँ ही गलाते हो, खुद ही शीट भी बनाते हो और खुद ही कटोरियाँ भी बनाते हो उससे। तो आपका जो कटोरी में से स्क्रैप निकला वो बाहर किसी आदमी को बेचने की बजाय आप उसको वापस अपनी मशीन में डाल दोगे, दोबारा गल जाएगा, दोबारा शीट बन जाएगी। रीप्रोसेस। आप अपने ही बिजनेस में उसे दोबारा प्रोसेस कर सकते हो। समझना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने ही बिजनेस में उसे दोबारा रीप्रोसेस कर सकते हो, वो आपके बिजनेस में दोबारा रीप्रोसेस हो जाएगा अगर वो इस तरह का स्क्रैप है तो। जी सर बिल्कुल हो सकता है। तो स्क्रैप के 3 यूजेस हो सकते हैं भाई। नंबर 1, इट कैन बी डिस्कार्डेड और रिजेक्टेड, इट कैन बी थ्रोन अवे। इसका मतलब थ्रोन अवे कूड़े में फेंकना, इसका और कुछ नहीं हो सकता, कूड़े में फेंकेगा, इसका और कुछ नहीं हो सकता। नंबर 2, इट कैन बी सोल्ड इन मार्केट, ठीक है, अगर मान लो ऐसा स्क्रैप है जो मार्केट में बिक जाएगा तो इट कैन बी सोल्ड इन मार्केट। थर्ड इज इट कैन बी रीप्रोसेस्ड इन योर ओन बिजनेस। आपके अपने बिजनेस में रीप्रोसेस हो सकता है। अब तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, तीनों में से आपका किस टाइप का स्क्रैप है आइडेंटिफाई करो, आपके बिजनेस में किस टाइप का स्क्रैप है, ट्रीटमेंट उसका भाई ऐसे होगा। नंबर 1, इफ द स्क्रैप इज रिजेक्टेड, डिस्कार्डेड, थ्रोन अवे, देन आपको बताना है कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। मतलब जो स्क्रैप निकला है वो नॉर्मल सिचुएशन में निकला है, क्या हर साल ऐसा निकलता ही निकलता है, या एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मतलब भाई हर साल तो निकलता है 200 ग्राम, इस साल निकला 500 ग्राम क्योंकि हमारी गलती हो गई, हमने मशीन ठीक से सर्विसिंग नहीं कराई, मशीन ने खा लिया रॉ मटेरियल को बहुत सारा। तो एबनॉर्मल है या नॉर्मल है ये बता दो मुझे, ठीक है। अगर तो है नॉर्मल, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो वो भाई इंक्लूड हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट में, गुड्स की, जो गुड्स की मटेरियल कॉस्ट आप उसमें लोड कर दो, नॉर्मल लॉस अगर आपका है वहां पर वो लोड हो जाएगा। इफ इट इज एबनॉर्मल तो इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट बट ट्रीटेड एज लॉस। अगर वो एबनॉर्मल नेचर का है तो फिर भाई वो हमारा नॉर्मल कोर्स में नहीं जाएगा, वो एबनॉर्मल होगा, उसे कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में लेके जाओ, उसे अपनी मटेरियल कॉस्ट से हटाओ और कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में लेके जाओ। ये होगा एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट। तो नॉर्मल का ट्रीटमेंट तो आप उसे एब्जॉर्ब करा लोगे अपने ही प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट आप उसे एक्सक्लूड कर दोगे मटेरियल कॉस्ट में से और उसे कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में डायरेक्टली लेके जाओगे क्योंकि एबनॉर्मल के नेचर का है। चलो भाई अब ना मैं तुमको ना एक एग्जाम्पल भी लिख के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल देखना ज़रा, एग्जाम्पल क्या होगा, नॉर्मल एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट किस तरह होगा। भाई आपने रॉ मटेरियल खरीदा, 10 रुपये पर यूनिट का आपने रॉ मटेरियल खरीदा, 10 रुपीज़ पर यूनिट का आपने रॉ मटेरियल खरीदा। अब जब भी रॉ मटेरियल आपने खरीदा तो 10 रुपये का था ये, ठीक है, बट
इस 10 रुपए के रॉ मटेरियल में जो 10,000 यूनिट थे उसमें से 100 यूनिट वेस्ट हो गए, 100 यूनिट्स स्क्रैप हो गए, वेस्ट हो गए भाई, खराब हो गए, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, जो एक नॉर्मल वेस्टेज है, ये तो होता रहता है भाई, ठीक है। अगर ये होता रहता है और अगर ये नॉर्मल वेस्टेज है तो पता है मुझे क्या करना है, मुझको ये करना है कि मैंने प्राइस पे किया है, मैंने प्राइस पे किया 10,000 रुपये, ठीक है, मैंने प्राइस पे किया 10,000 रुपये, ओ सॉरी 1,00,000 रुपये, मैंने प्राइस पे किया 1,00,000 रुपये, ठीक है। अब 1,00,000 रुपये को ना मैं डिवाइड करूंगा बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स में 10,000 लेने के बजाय मैं 10,000 नहीं लूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स, मैं नंबर ऑफ यूनिट्स लूंगा 9,900। तो 1,00,000 रुपये जो टोटल कॉस्ट मैंने बियर करा है उसको मैं मानूंगा कि मैंने 10,000 यूनिट्स तो भाई खरीदे नहीं थे, मैंने तो 9,900 यूनिट्स खरीदे थे। तो मैं डिवीजन में क्या डालूंगा, मैं डिवीजन में डालूंगा 9,900। तो एक गुड का, एक यूनिट का जो पहले 10 रुपये आ रहा था, अब वो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 10 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा। कितना ज़्यादा आएगा भाई 10 रुपये से, आओ देखते हैं। 1,00,000 रुपये डिवाइडेड बाय 9,900, इट विल बी 10.10 रुपीज़ 10.10, 10 रुपये 10 पैसे आ जाएगा। तो मेरा प्राइस पर यूनिट बढ़ जाएगा, मेरी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी, ठीक है। और मैं लोडिंग, इसे कहते हैं लोडिंग करना, नॉर्मल लॉस को लोड कर देना अपने रिमेनिंग मटेरियल में, मैं उसमें लोड कर दूंगा और ये मेरा नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हो जाएगा। यहीं अगर ये होता मेरा एबनॉर्मल लॉस, है ना, ये होता अगर मेरा एबनॉर्मल लॉस, तो 100 यूनिट्स वेस्ट हुए ना, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, 1,000 रुपये होता, इसको मैं कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में लेके चला जाता एज एबनॉर्मल लॉस। कहाँ लेके चला जाता, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में लेके जाता एज एबनॉर्मल लॉस। और जो मेरा टोटल 1,00,000 का खर्चा है ना, इसमें से 99,000 मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाता, 99,000 कहाँ जाता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, 1,000 कहाँ जाता, एबनॉर्मल कॉस्ट की तरह कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में चला जाता 1,000 रुपये। ऐसे स्प्लिट हो जाता 1,000 और 99,000 में, और 99,000 हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेके जाते और 1,000 हम एबनॉर्मल कॉस्ट की तरह भाई कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में लेके जाते कि एबनॉर्मल कॉस्ट है। तो हाँ, मुझे पता है आपके मन में आ रहा है सर ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये मत सिखाइए हमें, लेकिन फिर भी मेरा भाई ये ऑब्जेक्टिव है कि प्रैक्टिकली भी आपको सारे एलिमेंट्स समझना चाहिए कि प्रैक्टिकल भी इनका इंप्लीकेशन कैसे होगा। हालांकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा क्लास में, वो तो इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है, theoretically पूछा जाएगा कि what will be the treatment of scrap in cost of production if the scrap is used for reprocessing, ऐसा theoretically भी पूछा जाएगा भाई। तो आपको theoretically और practically दोनों तरह से तैयार रहना है, ठीक है सर। scrap defective that has ready market and realizable value can be determined, तो भाई ऐसा स्क्रैप जिसकी रेडी मार्केट है, बिक सकता है और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ और मैं उसे बेच के पैसे कमा लूंगा भाई, सेल कर दूंगा मैं उस वाले स्क्रैप की। उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, रियलाइज वैल्यू ऑफ द स्क्रैप इफ एनी शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है, जो भी स्क्रैप को बेचने से आया उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अपने रिड्यूस कर दो, छुट्टी। और कुछ नहीं करना, कोई नॉर्मल नहीं, कोई एबनॉर्मल नहीं, कोई सोचना नहीं है नॉर्मल हुआ एबनॉर्मल हुआ, कुछ नहीं सोचना, बस जो बिकने से स्क्रैप भाई रियलाइज हुई, जो भी रियलाइजेबल वैल्यू हुई उसको आप रिड्यूस कर दोगे फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट विल बी द ट्रीटमेंट। देन स्क्रैप विच इज यूज्ड फॉर रीप्रोसेसिंग, अब ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, स्क्रैप हमारे ही बिजनेस में रीयूज हो रहा है, रीप्रोसेस हम अपने ही बिजनेस में कर रहे हैं स्क्रैप को, ठीक है। तो भाई मैं स्टील का एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं स्टील का ही अपना एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है भाई। मेरी स्टील मैन्युफैक्चर करने की फैक्ट्री है, मैं रॉ स्टील लेता हूँ, गलाता हूँ, उसकी शीटें बनाता हूँ पतली पतली, उससे कटोरी, प्लेट, चम्मच, ये सारी चीज़ें बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ मैं स्टील के यूटेंसिल्स भाई मैन्युफैक्चर करता हूँ। अब क्या होता है, ये होता है कि भाई स्टील का जो मेरा स्क्रैप है वो मैं अपने ही प्रोसेस में रीयूज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्क्रैप है मेरे प्रोसेस में रीयूज हो जाएगा। तो देखो आओ ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे करते हैं। वैल्यू ऑफ इनपुट कॉस्ट ऑन द स्टेज एट विच इट इज रीसाइकल्ड इज टू बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ द स्क्रैप, the expense incurred for making scrap suitable for reprocessing shall be deducted from value of scrap or wastage। अब इसका मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ भाई, ठीक है, समझना। भाई मेरा ये स्क्रैप है जो निकला, मैंने इसे अपने ही
बिजनेस में रीयूज कर लिया। अब कैश तुमसे क्या कह रहा है, सुनना, कैश तुमसे कह रहा है ये बताओ, अगर ये स्क्रैप तुम्हारे पास ना होता और अगर तुम्हें स्टील की भाई स्टील, रॉ स्टील बाहर से खरीदना पड़ता तो कितने का खरीदना पड़ता? जो तुम्हारा गलाने का प्रोसेस है, देखो ये तो कटिंग करने का प्रोसेस है, ये हो गया प्रोसेस टू, है ना, ये तुम्हारा प्रोसेस टू है। प्रोसेस वन क्या है? प्रोसेस वन है तुम्हारे पास बहुत बड़ी भट्टी है, ठीक है, उस भट्टी में भाई आग जलती रहती है, ये रही भाई आग, आग जल रही है उस भट्टी में, और भट्टी में हमेशा आग लगी रहती है, और इसके अंदर तुम स्टील को डालते हो और वो गल के जिस तरह तुम्हें चाहिए, शीटों के रूप में चाहिए, जैसे भी चाहिए बाहर निकलता है, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस वन। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये स्टील का स्क्रैप जो अभी फैक्ट्री में से, तुम्हारी ही फैक्ट्री के प्रोसेस टू में से निकला, अगर ये तुम्हारे पास ना होता तो तुम बाहर से खरीदते रॉ स्टील? हाँ जी हाँ सर, बाहर से खरीदते। जो बाहर से खरीदते उसकी कीमत क्या होती? तुमने मुझे बोला सर उसकी कीमत होती ₹14 पर केजी, 1 केजी ₹14 का मुझे मिलता, बस वो ₹14 का मिलता ना जो तुम बाहर से खरीदते? हाँ सर ₹14 का मिलता जो बाहर से खरीदते। तो इस स्क्रैप की जो तुम्हारे टुकड़े बचे हैं, इसकी वैल्यू तुम्हारी निगाहों में कितनी हो गई? इसकी वैल्यू तुम्हारी निगाह में हो गई ₹14 पर केजी। वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज ₹14 पर केजी। तो एक तरह से तुम ये प्रोसेस टू का स्क्रैप बेच रहे हो, बेच के ₹14 कमा रहे हो, कि तुम्हारे ₹14 बच रहे हैं ना, जो तुम बाहर से खरीदते तुम्हारे ₹14 बच रहे हैं। एक तरह से ये सेल वाला केस हो गया, तुम खुद ही को बेच रहे हो। तो भाई इस इनपुट की वैल्यू क्या है तुम्हारे लिए प्रोसेस टू के लिए से, इस स्क्रैप की वैल्यू क्या है? वही वैल्यू जो इनपुट की वैल्यू है प्रोसेस वन में। ये स्टील जब तुम खरीदते तो भाई कितने का खरीदते? ₹14 पर केजी का खरीदते, बस स्क्रैप की वैल्यू कितनी आ गई? ₹14 पर केजी। ₹14 पर केजी इज द वैल्यू ऑफ स्क्रैप। ऐसे डिटरमाइन होगा वैल्यू ऑफ स्क्रैप जो कि यहां से रिलीज हो, क्योंकि तुम बाहर तो बेच नहीं रहे, बाहर बेच रहे होते तो मैं तुमको वैसे ही वैल्यू बता देता, जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो वैल्यू भाई। यहां बाहर नहीं बेच रहे, यहां तो अपनी बिजनेस में रीयूज कर रहे हो। जब अपनी बिजनेस में रीयूज कर रहे हो तो देखना क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ इनपुट कॉस्ट ऑन द स्टेज एट विच इट इज रिसाइकल्ड। जिस स्टेज पे वो रिसाइकल हो रहा है ना, उसका जो इनपुट कॉस्ट है दैट विल बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ स्क्रैप, वो आपकी वैल्यू ऑफ स्क्रैप बन जाएगी। जिस भी स्टेज पे आप रीयूज कर रहे हो वहां पर जो इनपुट कॉस्ट है, जो अगर ये स्क्रैप ना हो तो बाहर से तुम्हें खरीदना पड़ता स्टील, तो कितने का खरीदते, वो तुम्हारी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अगली लाइन अभी मैं टच नहीं कर रहा, अगली लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लाइन है, मैं अगली लाइन एक एग्जांपल देने के बाद टच करूंगा। तो आ जाओ जरा, पहले नीचे आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे, ठीक है। पहले वो देख लें, एक एग्जांपल ले लें, फिर मैं अगली लाइन टच करूंगा। अगली लाइन तो खतरे का सौदा है भाई, ये लो आ जाओ। देखना क्या कर रहा है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस हैज 3 स्टेजेस। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे हम एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसके 3 स्टेजेस हैं। स्टेज नंबर 1, इनपुट होता है 2000, प्रोसेसिंग होती है 2500 की, आउटपुट होता है 2500। फिर ये 2500 अगले साल के इनपुट में चला जाता है 2500, 1000 रुपये की प्रोसेसिंग होती है, 3500 रुपये होता है आउटपुट। फिर ये 3500 अगले साल के 3500 में इनपुट की तरह चला जाता है, 1000 की प्रोसेसिंग होती है, ये बन जाता है 4500, ठीक है। तीनों प्रोसेस आपस में कनेक्टेड है, पहले का आउटपुट अगले का इनपुट बन जाता है, अगले का आउटपुट उससे अगले का इनपुट बन जाता है, इस तरह से ये प्रोसेस फ्लो होता है, ठीक है सर। इफ ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस है स्टेज 3 के दौरान कुछ स्क्रैप आता है भाई, द स्क्रैप इज प्रोड्यूस्ड एंड द सेम इज रिसाइकल्ड एट स्टेज 2। अब यहां से जो स्क्रैप आया ना, उसको तुम क्या करते हो, स्टेज 2 में री इंट्रोड्यूस कर देते हो, स्टेज 2 में री इंट्रोड्यूस कर देते हो। स्टेज 2 में जो आपका भाई इनपुट है वो बन जाता है ये। आफ्टर मेकिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹200 पर मेट्रिक टन टू मेक इट सुटेबल फॉर रीप्रोसेसिंग एट स्टेज 2। चलो एक बार कोई लाइन काट दो, काटना नहीं है तुम्हें, बुक में मत काटना, मैं तुम्हें एक बार को लाइन काट रहा हूं क्योंकि ये वाला पॉइंट मैंने अभी टच नहीं करा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्रैप, आपको स्क्रैप की कीमत निकालनी है कि भाई स्क्रैप की कीमत क्या है। ये लाइन भूल जाओ एक बार को, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्रैप, आपकी स्क्रैप की कीमत क्या है, यहां से जो आपका स्क्रैप निकला आपकी नजरों में उसकी क्या वैल्यू है ये बता दो। सर मेरी नजरों में उसकी वैल्यू है ₹2500 पर मेट्रिक टन। सिंपल। मेरी नजरों में इस वाली स्क्रैप की क्या वैल्यू है, इस वाली स्क्रैप की जो 3 से निकला, मेरी नजरों में इसकी वैल्यू है ₹2500 पर मेट्रिक टन, क्योंकि ये अगर मैं बाहर से खरीदता
तो मेरा 2500 रुपये का खर्चा आ जाता, वो मैं बचा रहा हूं। तो स्क्रैप की मेरे लिए वैल्यू क्या है जो यहां थर्ड प्रोसेस से निकल रहा है, वो है वैल्यू ऑफ द इनपुट कॉस्ट इन विच द स्क्रैप इज रीप्रोसेस्ड, दैट इज 2500। 2500 रुपए मेरी निगाहों में इस स्क्रैप की भाई वैल्यू है। ये स्क्रैप मेरे लिए कितना कीमती है, 2500 रुपए मेट्रिक टन के हिसाब से एक स्क्रैप मेरे लिए वैल्यू है। सो अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हमारा आंसर क्या होता, हमारा आंसर होता 2500 रुपए पर मेट्रिक टन। ठीक ठीक, अब आ जाओ सिचुएशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता हूं, जो सेकंड लाइन है उसे समझा देता हूं और जो हमारी क्वेश्चन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो बताता हूं। अब अगर तो मैं बाहर से खरीदता ना, इनपुट 2500 मेट्रिक टन का होता और मुझे फाइनल इनपुट मिलता, जो इनपुट मैं अपनी मशीनरी में इंसर्ट कर दूंगा फाइनल इनपुट मिलता। लेकिन यहां से जो स्क्रैप निकल रहा है ना, मुझे उस स्क्रैप को धोना पड़ता है। उस स्क्रैप में ना मिट्टी 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 लगी होती है, वो ना डर्टी होता है स्क्रैप, क्योंकि भाई मशीनरी में गया है तो वो डर्टी होगा, किसी तरह से डर्टी हो जाता है। कोई उसमें एलिमेंट ऐसा लगता है, जैसे मशीन में गया, भट्टी में गया, तो भाई वो काला काला उसमें कोल का वो लग जाता है, ऐश लग जाती है ना, डर्टी है। तो मुझे इस वाले स्क्रैप को अंदर इंट्रोड्यूस करने से पहले इसे धुलवाना पड़ता है, इसे पॉलिश कराना पड़ता है ताकि वो डर्ट ना हो इसके ऊपर लगी हुई, और उसका कॉस्ट आ जाता है 500 रुपए पर मेट्रिक टन। और अगर मैं बाहर से खरीदता हूं तो मुझे धुला धुलाया मिलता है, बाहर से खरीदता हूं तो धुला धुलाया मिलता है। बाहर से जो धुला धुलाया मिलता है उसकी वैल्यू है 2500 रुपए, और मैं जो यहां से गंदा निकालता हूं जिसमें मुझे एक्चुअल में खर्चा करना पड़ता है 500 रुपए फालतू, उसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी निगाहों में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो रीइंट्रोड्यूस करने से पहले तुमको अपने स्क्रैप को रीप्रोसेस करना पड़ता है, कुछ उसमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है ताकि वो सूटेबल बने प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो सूटेबल बने इनपुट की तरह यूज करने के लिए। अब अगर मैंने ये कंडीशन भी दे दी तो तुम्हारी निगाहों में स्क्रैप की क्या वैल्यू है, सुनना, तुम्हारी निगाहों में स्क्रैप की वैल्यू है 2000 रुपए। क्यों सर, क्यों? क्योंकि सुनो, धुला धुलाया इनपुट कितने का पड़ रहा है, 2500 रुपए। धुला धुलाया रेडीमेड इनपुट कितने का पड़ रहा है, 2500 रुपए। तुम्हें धुलाने में खर्चा करना पड़ता है 500 रुपए। तो तुम्हारा जो यहां से स्क्रैप निकल रहा है उसकी एक्चुअली में वैल्यू कितनी हुई, 2000 रुपए। 2000 रुपए स्क्रैप की वैल्यू, 500 रुपए उसमें प्रोसेसिंग का खर्चा, धोने का खर्चा, टोटल मिलके हो गया 2500 रुपए। 2500 धुला धुलाया भाई, 2500 में तुम्हें 500 रुपए एक्स्ट्रा धोने की जरूरत नहीं है। जो बाहर से खरीदोगे वो धुला धुलाया स्क्रैप मिलेगा, क्लीन मिलेगा, सीधा मशीनरी में इंट्रोड्यूस कर दो। लेकिन तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर जो स्क्रैप बन रहा है उसमें तुम्हें धोने की मशक्कत करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है टू मेक इट सूटेबल फॉर रीप्रोसेसिंग, और उसमें 500 रुपए का खर्चा हो रहा है। तो मैंने सिंपली क्या किया, 2500 माइनस 500 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ माई स्क्रैप विच इज 2000। तो उस केस में मेरा 2000 पर मेट्रिक टन का वैल्यू भाई आएगा। आओ इस लाइन को वापस पढ़ते हैं। ये लाइन कहती है द स्क्रैप इज प्रोड्यूस एंड द सेम इज रिसाइकल्ड एट स्टेज 2 आफ्टर मेकिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ 200 पर मेट्रिक टन टू मेक इट सूटेबल फॉर रीप्रोसेसिंग। हम लोग इसको सूटेबल करते हैं रीप्रोसेसिंग के लिए स्टेज 2 पे, जिसमें हमारा 200 रुपए पर मेट्रिक टन का खर्चा आता है। मैंने 500 रुपए लिया, इसको 200 कर दो भाई। अब बताओ जरा, तुम्हारे जो स्क्रैप निकला उसकी तुम्हारी निगाहों में वैल्यू क्या है? हमारी निगाहों में वैल्यू है भाई 2500 रुपए, जो धुला धुलाया स्क्रैप का वैल्यू आता, माइनस जो हमें कॉस्ट इनकर करनी पड़ी है जो कि है 200। तो मेरे स्क्रैप की, यहां से जो गंदा स्क्रैप निकला उसकी वैल्यू मेरी नजरों में कितनी है, 2300 रुपए। बताओ बात समझ में आई? देखो रटना मत, ठीक है, रटने की बात नहीं। हाँ सर रट लेते हैं, कैसे रटें देखो जरा, कैसे रटें, बड़ा सिंपल है। द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेकिंग द स्क्रैप सूटेबल फॉर रीप्रोसेसिंग शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्क्रैप। सर जो भी खर्चा होगा वो आप स्क्रैप की वैल्यू में रिड्यूस कर दो, ठीक है, वो हमारा स्क्रैप की वैल्यू बन जाए। रटने का बहुत आसान तरीका है, रटना नहीं है, समझना है, लॉजिक है। अगर तुम धुला धुलाया इनपुट खरीदते 2500 रुपए का पड़ता, अब तुम्हें धोने में 500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो जो इनपुट तुम्हें मिल रहा है उसकी कीमत क्या है तुम्हारी नजरों में? 500 रुपए तुम अपनी जेब से लगा रहे हो, तो उस इनपुट की कीमत कितनी है? 2000 रुपए। 2000 प्लस 500 टोटल मिलके कितना आ गया? 2500, जो मैं धुला धुलाया खरीदता तो मार्केट में मिल जाता। तो तुम्हें लॉजिक लगाना है, तुम्हें रटना नहीं है। हालांकि बात वही है। तो आओ एक बार प्रोविजन दोबारा से पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ इनपुट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ इनपुट कॉस्ट, इनपुट की जो तुम्हारी कॉस्ट पड़ रही है,
ऑन द स्टेज एट विच इट इज रिसाइकल्ड, जिस स्टेज पे वो रिसाइकल हो रहा है भाई, इज टू बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ स्क्रैप. द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेकिंग स्क्रैप सूटेबल फॉर रीप्रोसेसिंग शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्क्रैप. तो जो भी एक्सपेंसेस आपने इनकर करे हैं स्क्रैप को सूटेबल करने के लिए, रीप्रोसेस करने के लिए, वो स्क्रैप के भाई वैल्यू को आपको डिडक्ट करना पड़ेगा स्क्रैप से, वो आपकी स्क्रैप की वैल्यू निकल के आएगी. ठीक है सर, आओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 को अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं भाई. इजी सा इलस्ट्रेशन है. एग्जाम में आने के चांस तो भाई थोड़े से कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में एग्जामिनर चाहे तो दे सकता है. इलस्ट्रेशन नंबर 1. और जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, इस वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं जो हम क्लास में सॉल्व करेंगे. तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. सो इलस्ट्रेशन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्क्रैप. Computation of value of scrap. ठीक है, सो input cost at the stage where scrap is reused. इनपुट कॉस्ट एट द स्टेज वेयर स्क्रैप इज रीयूज्ड. तो हमारा जो प्रोसेस 2 है उसमें भाई हमारा स्क्रैप रीयूज हो रहा है. ठीक है, तो उसकी इनपुट कॉस्ट क्या है, विद इन ब्रैकेट्स लिख भी लो, प्रोसेस 2. प्रोसेस 2 है जिसपे कि हमारा स्क्रैप रीयूज हो रहा है. 2500 पर मेट्रिक टन इज द इनपुट कॉस्ट, लेस एक्सपेंस इनकर्ड for making the scrap suitable for reprocessing. ठीक है, यह क्या भाई वैल्यू ऑफ स्क्रैप, यह गया भाई वैल्यू ऑफ स्क्रैप. ठीक है, कंप्यूटेशन लिख दो ज़रा, फिर नीचे कंक्लूजन लिख लेते हैं. वैल्यू ऑफ स्क्रैप. This is the value of scrap. Conclusion लिखना ज़रा. Hence, the value of scrap. Hence, the value of scrap is computed as rupees 2300 per metric ton. Hence the value of scrap is computed as rupees 2300 per metric ton. ये भाई आपका वैल्यू ऑफ स्क्रैप निकल के आ गया. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. ठीक है, तो भाई हमारे जो 3 स्क्रैप के यूजेस हैं उन 3 का हम लोग कॉस्टिंग में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हुए ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो हमने देखा.
ठीक है सर, बात समझ में आ गई।